शाम के बाद से आसमान पर जो बादल छा गए थे उन्होंने अब बाकायदा गरजना शुरू कर दिया था। जीप ने एक मोड़ मुड़ा और अब वो एक कदरे पुख्ता रास्ते पर भागने लगी। रास्ते का मिलाप फिर सब्जे के किनारे से हो गया। इसका मतलब था कि कैप्टन जमशेद को पोस्ट की बजाय कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा था। बादल दोबारा जोर से गरजा और सारी फजा दहल कर रह गई। कैप्टन जमशेद ने गर्दन कदरे घुमाकर पिछली सीट पर मौजूद तीनों कमांडोज की पोजीशन का जायजा लिया, जो अपनी बंदूकें गोद में रखे मुस्तैद बैठे थे। फिर बोला, कोई सिगरेट वगैरह है या नहीं? सुबह से रास्ता भूल कर भटक रहा हूँ, सिगरेट तक खत्म हो गए हैं। पीछे से आवाज आई, 4 बहादुर है सर। कैप्टन जमशेद ने अभी तक अपने लहजे का वक्कार बरकरार रखा था। बोला, चलो यार वही दे दो। रात गहरी हो रही थी। आसमान के तेवर बता रहे थे कि वो कुछ कर गुजरने के लिए बेकरार है। किसी भी लम्हे जोरदार बारिश की तवक्को की जा सकती थी। पिछली सीट पर मौजूद कमांडो ने लीजिए सर कहते हुए सिगरेट की डिब्बिया माचिस समेत उसकी तरफ बढ़ाई। जमशेद ने अपनी गर्दन को दाईं समत खम देकर थैंक यू कहा, लेकिन ये अलग बात कि उसने भारतीय कमांडो की सिगरेट की डिब्बिया की बजाय उसकी कलाई को ही पकड़ लिया। ऐसी आहनी गिरफ्त का शायद उस बेचारे को गुमान ही नहीं था। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले या उसे सूरत हाल की समझ आए, जमशेद ने पूरी कुव्वत अपनी उस गिरफ्त में जमा की और बिजली किसी तेजी से उसे आगे की समत झटका दिया। ये झटका इतना जोरदार था कि भारतीय कमांडो अपने आधे धड़ समेत जीप के ड्राइवर पर आ रहा, जिसने घबराहट में पूरे जोर से जीप के ब्रेक लगा दिए। एक जोरदार झटका उन सबको लगा जिसने उनका तवाजुन भी बिगाड़ कर रख दिया। तवाजुन तो कैप्टन जमशेद का भी बिगड़ा था, लेकिन वो शायद ज़हनी तौर पर तैयार था। फिर इस तहरीक का मुहर्रक भी तो वही था। जैसे ही जीप को झटका लगा, कैप्टन जमशेद उससे बाहर गिर पड़ा, लेकिन मुंह के बल नहीं, बल्कि वो मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ बाहर गिरा था। उसने अपने जिस्म को नाप तोल कर अपने पांव की कुव्वत बढ़ाई थी। जमीन पर वो अपने बाएं बाजू के बल गिरा और फिर उसी बाजू पर कलाबाजी खा गया। उसके साथ ही जैसे उसके बदन में कोई मकनातीसी कुव्वत समा गई थी। वो अपने कदमों पर यूं घूमा था जैसे अचानक ही किसी मशीन ने दूसरी तरफ घूमना शुरू कर दिया हो। कदमों को जमीन पर जमाते हुए उसने एक नजर गर्दन घुमाकर जीप का जायजा लिया, जो अभी सीधी खड़ी हुई थी। शायद उसके सवारों ने ढंग से अपने आप को समेटा भी नहीं था। जब उसने सामने नहर के किनारे झाड़ियों में छलांग लगाई और झाड़ियों से फिसलता हुआ नहर में जा गिरा। नहर में उसके गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई, लेकिन वो बरकी मशीन की तरह अपने मामूलात अंजाम दे रहा था। अपने जूतों समेत वो नहर में इस तरह गिरा था जैसे माहिर तैराक अपने तैराकी के लिबास के साथ समंदर की गहराई में उतरा करते हैं। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वो उसकी मुकम्मल गहराई में उतर गया। इसी गहराई के अंदर उसने दोनों बाजू फजा में परवाज करने वाले शाहीन की तरह दोनों समत फैलाते हुए बर्क रफ्तारी से पानी को काटना शुरू किया और 10 गज चौड़ी नहर को बमुश्किल 1 मिनट में दूसरे किनारे तक पाट दिया। ये किनारा कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं था। जमशेद ने मजबूती से अपने दोनों बाजू किनारे पर लगी झाड़ियों में जमाए और अपने गीले बदन को हाथों के बल पर झटका देकर बाहर उछाल दिया। पानी उसके कपड़ों से यूं नुचड़ रहा था जैसे सारी नहर का पानी उसके बदन पर इकट्ठा हो गया हो। इस अंदाज में उसने जमीन पर सांप की तरह लौट कर अपना सफर शुरू किया और फिर चंद मिनट के बाद अपने कदमों पर झुककर जिस समत उसका मुंह था उस तरफ भागना शुरू कर दिया। जीप से छलांग लगाने से दूसरे किनारे पर भागने तक उसके किसी अमल में कोई वक्फा नहीं आया था। यूं लगता था जैसे बटन दबाने पर पहले किसी गाड़ी ने सेल्फ पकड़ा, जिसने पंखे को घुमाया, पंखे ने इंजन को घुमाया और इंजन स्टार्ट हो गया। जब वो जमीन पर झुका तेजी से भाग रहा था तो उसे जोरदार गालियां देते हुए भारतीय कमांडोज नहर के पानी पर गोलियों की बौछारें कर रहे थे। पानी से शराब शराब की आवाजें बुलंद हो रही थी। गहरी रात का तकद्दुस छलनी हो रहा था। अचानक ही जोरदार मेह बरसने लगा। जीप को अचानक जोरदार झटका लगने से बाकी दोनों कमांडोज भी मुंह के बल आगे को झुके और उनके सर सामने वाली सीटों से टकराए और उन्होंने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दी, जो पहले ही अपने ऊपर गिरे जवान को झटके से अलग करके उन्हें गालियां दे रहा था। अगर ये आम सड़क होती तो शायद जीप अपने सवारों समेत उलट गई होती। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते पर ज्यादा फिसलन नहीं थी। अपने होशो हवास कायम होने पर उन्हें सबसे पहले इस जानलेवा और तल्ख हकीकत का एहसास हुआ कि 9 गिरफ्तार जीप में मौजूद नहीं। पहले तो उन्होंने यही समझा कि वो झटके से बाहर जा गिरा है और ड्राइवर को जीप घुमाकर उधर हेडलाइट्स की रोशनी डालने की हिदायत की, लेकिन वहां तो उसका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही उनमें से एक के मुंह से निकला, भाग गया। दूसरे ने नहर की तरफ इशारा किया जहां से जमशेद ने पानी में छलांग लगाई थी। वो गया। तीनों गालियां बकते हुए जीप से बाहर आ गए। उन्होंने नहर की तरफ भागना शुरू किया और उसके किनारे पर रुक गए। गहरी अंधेरी रात में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उनमें से एक ने, जो शायद इस ग्रुप का कमांडर था, चीखते हुए कहा, टॉर्च जलाओ। उनमें से एक ने कहा, टॉर्च तो लेनी है, शायद जीप में रह गई। कमांडर ने दोबारा चीख कर कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, टॉर्च लेकर आओ। उसके साथ ही उसने पानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये लीजिए टॉर्च। शायद टॉर्च आ गई थी। कमांडर ने फायरिंग रोककर पानी में रोशनियां फेंकनी शुरू की, लेकिन वहां था क्या जो दिखाई देता। जमशेद तो दूसरी तरफ गायब हो चुका था। कमांडर ने अपने साथियों को चिल्लाते हुए हुक्म दिया, दूसरी तरफ चलो। उसके हमराइयों ने कहा, ओके सर, और सब भागकर जीप तक पहुंचे। लेकिन जहां एक और बदशिगुनी आड़े आ रही थी। जोरदार झटके या किसी और वजह से जीप ने चलने से ही इनकार कर दिया था। ड्राइवर उसे बार बार सेल्फ मारता, लेकिन खरर खरर की आवाज के बाद इंजन बंद हो जाता। उसने अपने हवालदार से कहा, शायद सेल्फ का नक्स है जनाब। हवालदार, जो उनका कमांडर और खासा होशियार दिखाई दे रहा था, बोला, ओ भगवान, किस मुसीबत में फंस गए हैं। कर्नल वाडिया तो हमारी जान ले लेगा। ड्राइवर ने कहा, सर, कर्नल साहब को बताएं ही नहीं, हम तो मामूल की गश्त कर रहे हैं, उन्हें इल्म नहीं कि हमने किसी मशकूक को पकड़ा है। हवालदार ने तशवीश जाहिर की, बोला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। दूसरे कमांडो ने कहा, जल्दी कुछ फैसला कीजिए सर। हवालदार ने कहा, मेरा ख्याल है इस मामले को गोल ही कर जाएं। हम कह देंगे कि शहर में किसी की मौजूदगी का शक हुआ है। इस तरह मुमकिन है कुछ पर्दा रह जाए। बिल्कुल झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम कर्नल वाडिया को नहीं जानते, वो बड़ा खबीस आदमी है। मामूली बात पर जवानों की दुर्गत बना देना उसकी आदत है। वो बोला, राइट सर। हवालदार ने दोबारा कुछ सोच कर फैसला किया, तुम जीप के पास ठहरो, मैं मैसेज देकर उसके पीछे निकलता हूँ। ड्राइवर ने इताअत की, राइट सर, और वहीं जीप का बोनट उठाकर टॉर्च की मदद से खराबी का जायजा लेने लगा। जमशेद अभी बमुश्किल संभल ही पाया था कि अचानक आसमान पर जमा होने वाले बादल ने बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। मूसलाधार बारिश में सहराई अंधेरी रात का कहर बढ़ता चला जा रहा था। आसमान से जमीन तक अंधेरे की एक चादर सी तन गई थी, जिसे कभी कभी दूर खड़कने वाली बिजली की रोशनी कुछ लम्हात के लिए उजाले में बदलने की नाकाम कोशिश करती। जमशेद ने गुज़श्ता 3-4 घंटे में ये तो जान लिया था कि जिस इलाके में वो दाखिल हुआ है, यहाँ से राजस्थान की सरहदें पंजाब की तरफ मिलती हैं, लेकिन अभी तक वो ये अंदाजा नहीं कर पाया था कि वो है कहाँ। उसे यहाँ के दर्जनों देहातों के नाम अजबर थे। गुज़श्ता 2-3 माह में उन्होंने यहाँ 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे, और उनकी ज़बानी इस इलाके का जोग्राफिया और नफ्सियात वो काफ़ी हद तक समझ गया था। उसे ये भी इल्म था कि यहाँ रॉ की तरफ से आर्मी की खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट की कमान कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा कर रहे थे। यही दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरकारी पुष्टपनाही करते थे। जमशेद चाहता तो ये था कि जिस तरह भी मुमकिन है जल्द से जल्द सरहद उबूर करके अपने इलाके में पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। सहराई भूल भुलैयों से तो वो ला इल्म था, लेकिन अगर कोई माहिर भी होता तो आसमान साफ होने का इंतजार करता। अंधेरे में जब आसमान बादलों से ढका हो, समत का तायुन मुमकिन ही नहीं था। जमशेद के कपड़े गीले होकर उसके जिस्म पर चिपक गए थे। उसका सर्विस रिवॉल्वर दुश्मन के कब्जे में था, जिसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस पिस्तौल के बदले कुछ न कुछ लेकर ही यहाँ से जाएगा। जिस इलाके में वो सफर कर रहा था, वहाँ की जमीन कदरे जरखेज थी। ये इसी नहर का करिश्मा था जो भारतीयों ने उस इलाके में निकाली थी, कि जिसके पानी से उन्होंने सहरा की रेत पर हरियाली लहरा दी थी। जमशेद अंदाजे से तो जुनूब की समत सफर कर रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका अंदाजा सही साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो अंदाजे की गलती का शिकार हो चुका था। लेकिन उसे ये इत्मीनान जरूर था कि वो अपने सयाद से दूर जा रहा है, और फिल वक्त उसके लिए बेहतर हिकमत अमली यही थी कि इनसे ज्यादा दूर हट जाए। अब वो बाकायदा काश्त शुदा इलाके में दाखिल हो चुका था। बारिश का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। उसके पांव रेतीली मिट्टी में चलने से जमीन में धंसते, लेकिन जमशेद जूते उतारने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उस इलाके की खुदरौ और कांटेदार झाड़ियों से उसे मुकम्मल आशनाई थी। अगर 2-4 कांटे ही उसके पांव में उतर जाते तो वो चलने ही से माजूर हो जाता। कलाई पर बंधी घड़ी से इल्म हुआ था कि रात के करीबन 2 बजने वाले थे। बारिश का जोर टूटने लगा था। पहले उसने हल्के होकर फुआर की सूरत इख्तियार की, फिर जिस जोर शोर से शुरू हुई थी बिल्कुल उसी तरह बंद हो गई। जमशेद ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि अब उसे रोशनी की भी उम्मीद थी कि शायद आसमान पर तारे निकल आएं और वो अपना रास्ता तलाश करें। अचानक ही वो चौंका। आसमान पर एक की बजाय दर्जनों तारे निकल आए थे, लेकिन उन सितारों के साथ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। दुश्मन ने अंदाजे से रोशनी राउंड फायर करने शुरू कर दिए थे। जमशेद ने अंदाजा लगा कि अभी उससे तकरीबन 150-200 गज की दूरी पर ये राउंड फायर हो रहे थे।
लेकिन वो जानता था कि दुश्मन अब तरबियत के मुताबिक उस दायरे को वसी करना चाहेगा और 15-20 मिनट में 2-3 हजार के सर्कल में कोई शय भी उसकी नजरों से ओझल नहीं रहेगी। वो अब खासी तेज रफ्तारी से जा रहा था। जल्द ही जमशेद ने खेतों में मौजूद फसल से उलझना शुरू कर दिया, जो उसके लिए बहरहाल एक नेक शगुन था। उसके लिए ये अमर बड़ा ही खुशाइन था कि वो कमात के खेतों में दाखिल हो चुका है। अब वो कदरे मुतमईन हो चुका था। उसने अपना कद देखा और अंदाजा कर लिया कि वो कम से कम अब बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे सकता। कमात के उन खेतों के सिलसिले में वो करीबन 10 मिनट तक चलता रहा, फिर कुछ सोच कर रुक गया। इससे आगे सफर किया जाए या फिर यहीं रुककर हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। उस वक्त वो यही सोच रहा था। जल्द ही उसे अपने सवाल का जवाब हाँ में मिल गया और उसने आगे आने की बजाय वहीं रुककर हालात का जायजा लेना बेहतर समझा। उसे रोशनी का इंतजार था, जिसके बाद वो अगली हिकमत अमली तरतीब दे सकता था। जमशेद ने फिल वक्त यही फैसला किया था कि वो सरहद से नजदीक रहे और मौका मिलते ही सरहद उबूर करके अपने मुल्क में दाखिल हो जाए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने 2-3 गन्ने तोड़कर बिस्तर की शक्ल में बिछाए और उन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। फिल वक्त तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस भाग दौड़ के बावजूद उसका जहन बिल्कुल बेदार था। वो अपनी तमाम तर जिस्मानी और जहनी सलाहियतों के साथ किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार था। हवालदार ने जीप के वायरलेस से, जो अभी ठीक था, कंपनी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी थी कि एक मुश्तबा पाकिस्तानी उनके हाथों से निकलकर उस इलाके में पहुंच गया है। दूसरी तरफ से हवालदार को वायरलेस के नजदीक रहने की हिदायत की गई थी। उसे कहा गया था कि अगले हुक्म तक वो खामोशी से इंतजार करे। कंपनी हेडक्वार्टर से ये पैगाम फौरन रॉ की इमरजेंसी पोस्ट पर पहुंचा दिया गया था। कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा का हुक्म था कि रात या दिन के किसी भी लम्हे में सरहद के आर पार होने वाली मामूली से मामूली नकलो हरकत या वाक़े की इत्तला भी उन्हें फौरन पहुंचा दी जाए और उनकी तरफ से जवाब वसूल होने का इंतजार ही किया जाए। पहले तो उसी इलाके के मुख्तलिफ फोर्स कमांडरों ने इस हुक्म पर जिज़बिज़ की थी, लेकिन जब उन्हें अपनी हाई कमान की तरफ से रॉ के हर हुक्म पर आंखें और दिमाग बंद करके अमल दरामद का हुक्म मिला तो उन्होंने चुप साध ली। मेजर शर्मा को नींद से बेदार करके वायरलेस मैसेज पहुंचाया गया था। दूसरे ही लम्हे वो उस एरिया में मौजूद ब्लैक कैट्स की खुसूसी फ्रीक्वेंसी पर जीप में मौजूद हवालदार से राब्ता कर रहा था। मेजर शर्मा ने हवालदार से कुरेद कर फरार होने वाले की शनाख्त दरियाफ्त की, फिर उसके रिवॉल्वर की साख्त के बारे में पूछा और जब उसने उन सारे शवाहिद को इकट्ठा किया तो उसके जहन में जबरदस्त धमाका हुआ। ये तो कैप्टन जमशेद था, FIU का कैप्टन जमशेद, जिसने उनकी नींदें हराम की हुई थी, जो गुज़श्ता 3 माह से उनके लिए अजाब बना हुआ था। सरहद पार मौजूद उनके मुखबरों ने कैप्टन जमशेद का हुलिया उस तक पहुंचा दिया था और उस खाके की मदद से उसने कैप्टन जमशेद की तस्वीर दिमाग में महफूज कर ली थी। जिस तरह उसकी गिरफ्तारी के वाकयात हवालदार ने बताए थे, उससे मेजर शर्मा को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि जमशेद रास्ता भूलकर अपनी पोस्ट से मिलाप करने के चक्कर में मामूल की गश्त पर निकलते हुए ब्लैक कैट्स के हाथ लगा था और उन्होंने उसे खो दिया। जिन दिनों रॉ अपने एजेंटों को सरहद पार करवा रही थी, उन दिनों बतौर खास सरहदी इलाके में फौज भी गश्त करने लगती थी। क्योंकि उसी रात उन्होंने कुछ दहशतगर्दों को सरहद पार करवाई थी, इसलिए उस जीप को सरहदी लकीर के नजदीक गश्त के लिए कहा गया था और भारतीय इलाके में चंद गज अंदर आने पर ही इत्तेफाकन जमशेद उनके हाथ लगा और अब निकल गया था। मेजर शर्मा को अपनी पूरी सर्विस में इससे बड़ा जहनी झटका और कोई नहीं लगा था कि कैप्टन जमशेद जैसा शख्स अंधे के हाथ में बटेरे की तरह उनके काबू आया और अब निकल भी चुका था। बेख्तियार उसने अपना बायां हाथ अपने सर पर मारा और कफे अफसोस मलते हुए उठ खड़ा हुआ। उम्मीद की अब एक ही किरण बाकी थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो जमशेद को सरहद उबूर करने से रोकें। अगले ही लम्हे कर्नल वाडिया उस एरिया के आर्मी कमांडर से बात कर रहा था। उसने खुसूसी सरहद की निशानदही के बाद फौज को काफी तरतीब से कम दायरे की सूरत में फैला देने की दरखास्त करने के बाद कहा था कि वो खुद वहां पहुंच रहा है। थोड़ी देर के बाद कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा वहां पहुंच चुके थे। कर्नल वाडिया ने सरहदी इलाके के साथ साथ फैले जवानों की कमान संभाल ली थी और मेजर शर्मा नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद नौजवानों के साथ मौजूद था। अपनी दानिस्त में उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई थी और करीबन 7-8 हजार गज का एक दायरा सा बनाकर उसमें रोशनी करने के बाद उस दायरे का अहाता छोटा करने लगे। 1 घंटे की इस तकलीफ दे प्रैक्टिस के बाद जब उन्होंने अपनी दानिस्त में 3-4 किलोमीटर का इलाका छान मारा था और गौहर मकसूद हाथ न लगा तो कर्नल वाडिया ने वहां मौजूद जवानों के 10 ग्रुप बनाए और उन्हें ब्रीफिंग के साथ मुख्तलिफ समतों में जमशेद के पीछे लगा दिया।
रात का आखिरी पहर सिसकियां ले रहा था जब उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन के इस मरहले पर अमल शुरू किया। उसने मेजर शर्मा की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब देखता हूं कहां जाता है बचकर। मेजर शर्मा बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता सर, हम इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बचकर जाने नहीं देंगे। उन्होंने सरहद पर ही डेरे डाले हुए थे। जिन 10 टीमों को जमशेद के ताक़ुब में भेजा गया था, उनके साथ दोनों का मुसलसल राब्ता था और अपनी हिदायत थी कि किसी भी गैर मामूली शय का नोटिस लें और अगर कुछ भी खिलाफ मामूल दिखाई दे तो उन्हें फौरन मुत्तला करें। कर्नल वाडिया के लिए इस सोच का इकरार भी मुहाल था कि इस तरह हादसाती तौर पर भारतीय सरहद में दाखिल होने वाला उनका दुश्मन, जिसके कत्ल के लिए वो बड़ी मजबूत प्लानिंग कर रहे थे, उनके हाथों से निकल जाएगा। चांद ने अब आसमान पर तैरते बादलों के टुकड़ों की ओट से सर बाहर निकाल लिया था और कैप्टन जमशेद के लिए ये अमर बड़ा ही खुशाइन था कि वो खेतों के जिस सिलसिले में दाखिल हुआ था वो बहुत दूर तक फैलता चला गया था, जिसका मकसद यही था कि वो कतरे महफूज हैं। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह अहम था कि अगर उन लोगों ने खेतों में दाखिल होकर उसे तलाश करना शुरू कर दिया तो एक इत्मीनान तो उसे बहरहाल हासिल था कि बारिश ने रेतली जमीन पर उसके कदमों के निशानात मिटा दिए होंगे और कोई माहिर तरीन खोजी भी ये निशानात नहीं उठा सकता। अचानक ही एक सोच ने उसे लर्जा कर रख दिया, अगर उन्होंने कुत्ते भी मंगवा लिए। उसे इल्म था कि ब्लैक कैट्स के पास उस तरह के खास सधाए हुए कुत्ते मौजूद थे जो किसी भी शख्स को, खा वो कितना ही चालाक रहा हो, ढूंढ निकालने की खासियत रखते थे। यही सोचकर उसने फिल वक्त यहाँ से भी निकल जाने की ठान ली, लेकिन जाए किस तरफ, ये सवाल उसे परेशान करने लगा। सरहद की तरफ जाता तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, क्योंकि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद का चप्पा चप्पा सील कर दिया था और अगले 24 घंटे तक उसके मुतल्लिक सोचना ही फजूल था। कैप्टन जमशेद के दिमाग ने फिल वक्त उसे यही राह सुझाई थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो अगले कम से कम 2 दिन वो यहाँ गुजारे और दूसरी या फिर तीसरी रात को सरहद उबूर करने की कोशिश करे। यही सोचकर उसने अब यहाँ से भी निकल जाने की ठान ली। रोशनी राउंड्स की फायरिंग मुसलसल जारी थी और वो लोग बड़ी होशियारी और डिसिप्लिन से कभी नीमदारी की सूरत में उस तरफ आते रहते तो बमुश्किल 10 मिनट के बाद इन खेतों तक पहुंच सकते थे। उसके पास अब सिर्फ यही 10 मिनट बाकी थे और उसे जो भी करना था इन्हीं 10 मिनटों में करना था। अपनी कुव्वत इरादी को मुज्तमा करके वो उठा और खेतों के अंदर ही अंदर फायरिंग की मुखालिफ समत चलने लगा। जमशेद झुककर और कमात की फसल से अपने आप को बचाता हुआ चल रहा था। उसकी कोशिश थी कि उसके चलने से गन्ने न टूटें ताकि अगर वो लोग सुबह यहाँ दाखिल हों तो उन्हें उसकी मौजूदगी का शक न गुजरे। उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी था कि इस फसल को उमूमन जंगली जानवर जो उस इलाके में पाए जाते थे तबाह करके आते थे। हालांकि मकामी मकान उनके तदारुक के लिए हिफाजती इक़दामात भी करते थे, लेकिन ये खतरनाक जानवर भी कोई ना कोई सूरत निकाल लिया करते हैं। अब उसने अपनी तरबियत के मुताबिक अपने तमाम अगले इक़दामात का तयन बड़े साइंटिफिक अंदाज में किया। उस वक्त वो मुकम्मल कमांडो बन चुका था। खेतों के सिलसिले से बाहर निकलने पर उसे अंदाजा हुआ कि उसने 3 मिनट जाया कर दिए हैं। अब फिर काश्त शुदा जमीन दिखाई दे रही थी, जहाँ शायद कोई सब्जियां वगैरह बोई हुई थी। जमशेद ने उकड़ू बैठकर और अंधेरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने की सूरत हाल का अंदाजा लगाया और कुछ सोचने के बाद उन्हीं खेतों में से गुजरने का फैसला किया। अब उसने खेतों की मुंडेरों को मुंतखब किया था ताकि गीली जमीन पर उसके जूतों के निशान न पड़े। यहाँ पहुंचने पर उसने अपने बूट उतार दिए थे, पतलून के पांचे ऊंचे कर लिए थे। अब किसी भी रुकावट को खातिर में लाए बगैर अपने अंदाजे के मुताबिक मशरिक की समत में आगे चलता जा रहा था। खेतों के उस सिलसिले का खात्मा एक कदरे खुले मैदान में हुआ जिसके कोने पर उसे किसी बिल्डिंग की मौजूदगी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां से कुछ रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। कहीं ये BSF का कंपनी हेडक्वार्टर तो नहीं? अचानक ही उसके जहन में एक सवाल उभर आया और उस सवाल का जवाब उसे हाँ में मिल गया। वाकई वो कंपनी हेडक्वार्टर के नजदीक आ गया था। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, तो ये लोग मुझे जहां लाना चाहते थे, चलो मैं खुद ही आ गया। ये सोचकर वो मुस्कुरा दिया। उसूली तौर पर तो उसे घबराना चाहिए था, लेकिन उसने हालात से घबराना या बदहवास होना सीखा ही नहीं था। शायद ये उन लोगों की परेड ग्राउंड थी जिसके कोने पर वो खड़ा था। ग्राउंड के साथ साथ उसने शुमाल की तरफ चलना शुरू किया। उसने अजीबोगरीब फैसला कर लिया था। ये फैसला गो के बाद नजर में अहमकाना हद तक दलेराना था, लेकिन एक तरह का जुआ था जिसमें उसके हारने और जीतने के चांसेस बराबर थे। जमशेद ने बजाय इधर उधर भटकने के कंपनी हेडक्वार्टर के नजदीक ही अगला वक्त गुजारने का फैसला किया। इस तरह वो अपनी दानिस्त में महफूज ही रहता। उसका ख्याल था दुश्मन कभी ये नहीं सोच सकेगा कि वो उसके घर में ही पनाह ले चुका है
और वो लोग उसे इर्द गिर्द के इलाकों में तलाश करते रहेंगे, जबकि जहां से वो कोई जीप वगैरह छीन कर उन लोगों को सरहद तक अपने ताकुब में भगाता हुआ फरार हो सकता था। अपने जूतों से उसने गीली मिट्टी झाड़ी और दोबारा गीले जूते पहन लिए। उसकी रफ्तार हैरत अंगेज हद तक बेहतर हो गई। वो चीते की तरह चौकन्ना होकर आगे ही आगे बढ़ता गया। अचानक ही जमशेद मुंह के बल गिरते गिरते बचा। उसका पांव किसी रुकावट से टकराया था और वो मुंह के बल जमीन की तरफ गिर पड़ा था। ये अलग बात कि अपनी मार्शल आर्ट्स की तरबियत को बरूए कार लाते हुए उसने मुंह के बल गिरने की बजाय अपने जिस्म को अपनी हथेलियों पर रोका, फिर उसी तरह बाजुओं के जोर पर उठ खड़ा हुआ। इस तरह खड़े होने से उसका सर किसी चादर से टकराया और दूसरे ही लम्हे उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। शायद ये धोबी घाट था। यहाँ उन लोगों की वर्दियां धोकर सुखाई जाती थीं और जमीन में पिलर गाड़कर उनके साथ तारें बांधकर तारों का एक जाल सा फैलाया गया था, जिस पर बैक वक्त हजारों वर्दियां सुखाई जाती थीं। शायद उस शाम यहाँ कुछ कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले गए थे। कुछ सोचते हुए उसने अंदाजे से एक कमीज और पतलून वहां से उड़ा ली। जमशेद ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके छरेरे जिस्म पर ये वर्दी वो अपने कपड़ों के ऊपर से भी पहन सकता था। उसे अंदाजा हो रहा था कि अगले चंद घंटों के बाद शायद उसे इस यूनिफॉर्म की जरूरत पेश आ जाएगी। शुमाल की सम चलते हुए उसने कंपनी हेडक्वार्टर की पुश्त से एक लंबा चक्कर काटकर शायद वहां मौजूद रिहायशी इलाके को अपना हदफ चुना था, जहां छुपकर वो वक्त गुजारना चाहता था। अब वो ज्यादा मोहतात होकर जा रहा था। ऐन मुमकिन था कि उस इलाके में भी कोई गश्ती पार्टी मौजूद हो, हालांकि उसके इम्कानात न होने के बराबर थे।